पानीपत 1761, जब हिंदुस्तान की किस्मत एक दिन में बदल गई। एक गर्मा गर्म दोपहर की बात है, जनवरी महीने की साल 1761 का। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में पानीपत में कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा के लिए हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। लेकिन उस दिन सूर्यास्त तक लाखों लोगों का भाग्य निर्धारित हो जाएगा। सवाल यह है कि वो मोड़ क्या था, वो निर्णय क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसने जीता, किसने हारा। आइए समय की यात्रा पर निकलते हैं, वापस लौटते हैं उस समय में जब भारत का भविष्य तय होना बाकी था। ये कहानी शुरू होती है पिछले दशकों की उस गहमा-गहमी से, जब भारत के विभिन्न राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। मराठे जो महाराष्ट्र से आकर पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। दिल्ली जो कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, अब कमजोर हो चुकी थी। पंजाब जहां के शासक भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। और फिर बाहर से आया एक नया खिलाड़ी, अफगानिस्तान से एक योद्धा, एक सेना, एक महत्वाकांक्षा। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली वो नहीं था जो सिर्फ अपने देश का शासक बनना चाहता था। उसकी नजर थी भारत के धन पर, भारत की समृद्धि पर। उसने सोचा था कि क्यों ना मैं भी आऊं, क्यों ना मैं भी लूटूं, क्यों ना मैं भी शासन करूं। और इसीलिए पिछले 10 सालों में वो बार बार आया था। 1748 में पहली बार, फिर 1749, फिर 1756। लड़ाई के बाद लड़ाई, जीत के बाद जीत। लेकिन हर बार जब वो घर वापस जाने की तैयारी करता, मराठे फिर से खड़े हो जाते थे, जैसे अग्नि से जन्मा कोई पक्षी जो बार बार जीवित हो उठता था। तो 1761 का सर्दियों का मौसम आया। अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा और मराठे अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों को पता था कि ये आखिरी लड़ाई है, ये निर्णायक क्षण है, ये वो समय है जब एक को सर्वोच्च सत्ता मिलेगी और दूसरे को शायद अस्तित्व खोना पड़ेगा। मराठों की ओर से थे उनके सेनापति बाजीराव द्वितीय। बाजीराव जो अपने पिता की छाया में जीते आए थे। उनके पिता बाजीराव प्रथम जो मराठा साम्राज्य के वास्तविक निर्माता थे। लेकिन बाजीराव द्वितीय अभी भी युवा थे, अभी भी सीख रहे थे, अभी भी शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे। उनके साथ थे दूसरे महत्वपूर्ण मराठा सेनापति विश्वासराव जो बाजीराव के चचेरे भाई थे, नाना फडणवीस जो राजनीति का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी थे, हरिपंत फडणवीस और दूसरे कई। लेकिन ये कोई संगठित सेना नहीं थी, ये अलग अलग सेनाएं थीं जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट हुई थीं। अब्दाली की ओर से थे उसके सबसे योग्य सेनापति शुजा-उद-दौला जो अवध का शासक था और अब्दाली का सबसे मजबूत साथी नजीब-उद-दौला जो रोहिलखंड का शासक था। और फिर अब्दाली खुद भी मौजूद था अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए। अब्दाली की सेना अनुशासित थी, संगठित थी और वो एक अनुभवी योद्धा था। उसने दर्जनों युद्ध लड़े थे। वो जानता था कि कब आक्रमण करना है, कब रुकना है, कब धैर्य दिखाना है। सर्दियों की शुरुआत में दोनों सेनाएं पानीपत की ओर बढ़ने लगीं। मराठे दक्षिण से, अब्दाली उत्तर से, और इस बीच शहर के आसपास आश्चर्यजनक शांति थी। लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। ऐसी शांति जो जानती है कि बहुत जल्द जमीन खून से लाल हो जाएगी। पानीपत एक साधारण सा शहर, राजमार्ग पर स्थित, लेकिन इतिहास में यह शहर बार बार महत्वपूर्ण साबित हुआ था। पहली बार 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, दूसरी बार 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और अब तीसरी बार एक और निर्णायक युद्ध। इतिहास अपने आप को दोहराना पसंद करता है, अलग अलग चेहरों के साथ, लेकिन एक ही सवाल के साथ, भारत का भविष्य किसके हाथों में होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों सेनाएं पानीपत के आसपास एक दूसरे के सामने आ गईं। मराठों की सेना लगभग 30,000 से 50,000 सवारों की और 200 तोपों के साथ, अब्दाली की सेना कहीं अधिक बड़ी, लगभग 60,000 सवार और 300 तोपें। संख्या में अब्दाली का लाभ था, लेकिन संख्या ही सब कुछ नहीं होती, कुछ और भी होता है, आत्मविश्वास, अनुभव और भाग्य। दिनों बीतते गए, सेनाएं एक दूसरे की हरकतें देख रही थीं, खोज रही थीं, किसी कमजोरी की, किसी सुविधाजनक मौके की। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। जो पहले झुक जाता वो हार जाता, जो धैर्य खो देता वो गलती कर देता। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच एक अलिखित संदेश चल रहा था, और यह संदेश कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। लेकिन पीछे के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थीं। अब्दाली को पता चला कि मराठों ने उसके खिलाफ एक और सेना भेजी है। विश्वासराव पानीपत की ओर अतिरिक्त सेनाएं लेकर जा रहे थे। यह जानकारी अब्दाली को चिंतित कर गई। वो जानता था कि अगर मराठों की सेना बढ़ गई तो उसकी योजना विफल हो सकती है। तो उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास को बदल देगा। अब्दाली ने एक भारी मात्रा में धन,
लूट का माल और खजाने को पीछे छोड़ने का हुक्म दिया और फिर उसने अपनी पूरी सेना को मराठों के खिलाफ सीधे मोर्चे पर लगा दिया। लेकिन यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, ये एक जुआ था, एक ऐसा दांव जो जीत में सब कुछ दे सकता था लेकिन हार में सब कुछ खो भी सकता था। 14 जनवरी का दिन पानीपत के मैदान में सूर्योदय के समय आ गया। सूरज निकल रहा था धीरे धीरे, जैसे ये जानता था कि आज उसकी रोशनी में हजारों जीवन सदा के लिए अंधेरे में जा सकते हैं। सैनिकों ने अपने हथियार निकाल लिए, गुरु मंत्र पढ़ रहे थे, किसी अल्लाह को, किसी भगवान को पुकार रहे थे और बीच में खेत के फूल अभी भी अपनी सुगंध बिखेर रहे थे, जैसे अगले कुछ घंटों के भीषण हत्याकांड को नहीं जानते। लड़ाई शुरू हुई तड़क भड़क के साथ, तोपों की गर्जना, घोड़ों की टापें, तलवारों की झंझनाहट, हजारों आदमियों की चीखें। ये कोई सुव्यवस्थित युद्ध नहीं था, ये एक अराजकता थी, एक ऐसी भीड़ जहां हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी तलवार चला रहा था, अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था। सुबह के 2 घंटे पूरी तरह मराठों के नियंत्रण में थे। विश्वासराव और अन्य कमांडर्स अब्दाली की सेना को ढकेल रहे थे। उनकी तोपें सही निशाना लगा रहीं। मराठा सवार आक्रामक चार्ज कर रहे थे। भाजीराव विजय की सुगंध सूंघ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीत पक्की है। लेकिन तभी अब्दाली ने अपना आखिरी दांव लगाया। उसने जो 15,000 से 20,000 ताजे सवार बचाए रखे थे, वो सब एक बार में मराठा सेना के पार्श्व पर दे दिए। ये एक भयंकर हमला था और इसी भीषण हमले में विश्वासराव मारे गए। विश्वासराव की मृत्यु ये सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं थी, ये मराठा नेतृत्व का विघटन था। एक महान सेनापति चला गया और उनके साथ ही एक संचालित व्यवस्था भी टूट गई। भाजीराव खुद घायल हो गए। चारों तरफ अब्दाली की सेना का दबाव था। पीछे की इकाइयां अब संचालन नहीं पा रही, किसी कमांडर का निर्देश नहीं आ रहा। और फिर जो शुरू हुआ वो अव्यवस्था थी। एक यूनिट पीछे हटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये भागना नहीं था, शुरुआत में ये सिर्फ संचालन की कमी थी। पर एक बार जब ये शुरू हुआ तो रुका नहीं। दोपहर तक पानीपत का मैदान खून से लाल हो गया। ये जीत और हार का नहीं, ये एक संपूर्ण नेतृत्व पतन की कहानी थी। लाशों का एक महासागर। कहते हैं कि उस दिन 40,000 से 60,000 लोग मारे गए। कुछ कहते हैं ये संख्या 1 लाख तक थी। कोई भी सही संख्या नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारी माएं बेटों को खो गईं, बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों को खो गईं। भाजीराव द्वितीय जब विश्वासराव की मृत्यु की खबर सुनी, तब तक पूरा नेतृत्व ढह चुका था। सेना में कोई संचालन नहीं रहा। कोई नहीं जानता था कि अब कहां जाना है, किसकी सुनना है। भाजीराव ने मैदान छोड़ने का निर्णय लिया। शायद ये निर्णय था या शायद पूरी सेना की अव्यवस्था का ही परिणाम। लेकिन एक बार जब नेता पीछे हटा तो सैनिकों के लिए कोई विकल्प नहीं रहा। मराठा साम्राज्य जो सपना देख रहा था पूरे भारत का, टूट गया, सवालों के घेरे में आ गया। एक दिन में सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ सैनिक हार थी? नहीं, बहुत बड़ी कीमत थी इसकी। अब्दाली जीत तो गया, लेकिन भारत को जीत नहीं सका। भारत में रहकर शासन करने की ताकत उसमें नहीं थी। वो अपना लूट का माल, अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान लौट गया। लेकिन जो नुकसान हो गया वो कभी भी बहाल नहीं हो सका। मराठा शक्ति जो पूरे भारत को एकजुट करने की क्षमता रखती थी, टूट गई और इसी खाली जगह में ब्रिटिश आ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अगर मराठे पानीपत जीत जाते तो क्या होता? शायद भारत एक ही राष्ट्र, एक ही शासक के अधीन होता। शायद ब्रिटिश कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते। शायद भारत की स्वतंत्रता 200 साल बाद नहीं, आज होती। लेकिन ये सब शायद और इफ का खेल है। इतिहास अपनी जैसी चलती है और उस दिन 14 जनवरी 1761 को इतिहास एक तरह से आगे बढ़ा। पानीपत की लड़ाई के बाद भारत की बहुत सारी चीजें बदल गईं। मराठे कमजोर हो गए। उन्होंने अगले दशकों में अपनी शक्ति फिर से बटोरने की कोशिश की। बैजीराव द्वितीय अपनी सेना फिर से बनाने लगे, लेकिन वो दिल्ली की गद्दी तक कभी नहीं पहुंच सके। दिल्ली की गद्दी धीरे धीरे कमजोर होती रही। मुगल शासक अब सिर्फ दिल्ली के शहर के अंदर ही शासन कर सकते थे। बाहर हर किसी की अपनी सेना थी, अपनी महत्वाकांक्षा थी। और अब ब्रिटिश बंगाल में अपना पैर फैला रहे थे। एक कंपनी, एक व्यापारी कंपनी जो धीरे धीरे एक सेना बन गई और फिर एक साम्राज्य। उन्होंने भारत के विभाजित राज्यों को एक के बाद एक अपने अधीन कर लिया, क्योंकि भारत अब विभाजित था, कमजोर था, आपस में लड़ रहा था। पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा और अफगान एक दूसरे के खिलाफ बार बार लड़ते रहे, लेकिन सब कुछ कभी पहले जैसा नहीं रहा।
विश्वास राव जो पानीपत की लड़ाई में मारे गए, वो एक महान सेनानायक थे। उनकी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। मराठा शक्ति 1761 के बाद कभी पूरी तरह सुसंगठित नहीं हो सकी। वे अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझे रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, हर जगह विभाजन, विघ्न और विचलन। और इसी बीच शिमला से, कलकत्ता से, लंदन से ब्रिटिश अपनी योजना आगे बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे भारतीय शासकों को अपने साथ मिलाते हुए, कभी लालच से, कभी भय से, कभी संधि के जरिए, कभी युद्ध के जरिए। पानीपत 1761 सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जहां भारत की गति बदल गई, जहां एक सभ्यता, एक सदियों पुरानी संस्कृति अपना आत्मविश्वास खो गई। आज 200 साल बाद जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पानीपत हमें कई सवाल देता है। अगर मराठे जीत जाते तो क्या? अगर भारत एकीभूत हो जाता तो क्या? अगर हम आपस में लड़ना बंद कर देते तो क्या? लेकिन इतिहास शायद और इफ के साथ नहीं चलता, इतिहास तथ्यों के साथ चलता है। और तथ्य यह है कि 14 जनवरी 1761 को भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया, एक ऐसे मोड़ जहां से वो कभी पहले जैसा नहीं रह सका। पानीपत की ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई थी। एक विचार था कि भारत एक राष्ट्र है, एकीभूत होना चाहिए। दूसरा विचार था कि भारत कई छोटे छोटे राज्यों का समूह है जो अलग अलग चल सकते हैं। और पानीपत की लड़ाई इन दोनों विचारों के बीच एक महाकाव्यिक टकराव था। दिन ढलता रहा, पानीपत में शाम हुई और अब्दाली जीत की घोषणा कर चुका था। लेकिन क्या यह जीत थी? असल में किसको पता है। अब्दाली को भारत नहीं मिला, मराठों को दिल्ली नहीं मिली, लेकिन अंत में सब कुछ किसी और को मिल गया, और वो कोई और था। पानीपत की लड़ाई आज भी हमारे लिए एक सवाल, एक सीख, एक चेतावनी है। ये बताती है कि जब हम आपस में लड़ते हैं, बंटते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, तो बाहर के दुश्मन हमसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और अगर हम इतिहास को ध्यान से सुने तो पानीपत हमसे कह रहा है कि एकता ताकत है और विभाजन कमजोरी, कि जब तक हम एक हैं तब तक कोई हमको नहीं हरा सकता, लेकिन जब हम टूट जाते हैं तो सब कुछ खो जाता है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लाखों लोगों का भाग्य तय हो गया, लेकिन सिर्फ एक दिन में पूरे भारत का भविष्य भी तय हो गया। और वो भविष्य अगली 2 सदियों के लिए पहले से ही लिख दिया गया था। पानीपत 1761 इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो हर देशवासी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें हजारों मौतें हैं, बल्कि इसलिए कि उसमें लाखों जीवन के फैसले हैं। और अगर हम उसे समझ सकें तो शायद हम आज का कल बेहतर बना सकते हैं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर हास्य के रूप में। पानीपत एक त्रासदी थी, एक बहुत ही बड़ी त्रासदी, लेकिन अगर हम इससे सीख नहीं लें तो शायद हम भविष्य में एक और त्रासदी लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो याद रखिए, 14 जनवरी, पानीपत का मैदान और उस दिन का संदेश। याद रखिए कि एकता कितनी महत्वपूर्ण है और विभाजन कितना खतरनाक है, क्योंकि इतिहास चुप नहीं है, वो हमसे बार बार सवाल पूछ रहा है। और जब तक हम उन सवालों का सही जवाब नहीं दे देते, तब तक पानीपत की गूंज हमारे कानों में बजती रहेगी, हमेशा, हमेशा के लिए।